भाग 19। जो कुछ भी हो रहा था वह उसका मज़ा उठा रहा था। मैं अच्छा हूँ, मैंने खुश होते हुए जवाब दिया। बढ़िया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद कमरे में कोई आया। एक सुंदर लड़की जिसने काली जीन्स और हल्के रंग की टॉप पहन रखी थी। थी। उसके हाथ में ट्रे था जिसमें बहुत सुंदर गिलासों में सॉफ्ट ड्रिंक रखे हुए थे। वह नीरू थी। पिछले कुछ दिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि वह कितनी सुंदर थी, लेकिन कैसे देख सकता था उसे जब उससे भी सुंदर उसकी बहन मेरे सामने थी। खैर, मैं कुछ सोचकर खुश हुआ। सुंदर साली भी है, तो इस तरह से सब कुछ शुरू हुआ। कोल्ड ड्रिंक और नाश्ते का ढेर सारा सामान, ड्राई फ्रूट और मिठाइयाँ। नीरू और उसकी माँ हमारे साथ बातचीत करने लगी। उसकी माँ के सवाल थे, उड़ीसा में मेरा परिवार कैसा है, मैं कितने दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ, और इसी तरह के बहुत सारे। कभी कभी वह अपने परिवार के बारे में बात करती, जिसका मतलब था कि मैं एक बार और वह सब जान लूँ जो कुछ मैं पहले जानता था। दीपू असम में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। पुष्कर और अमिति आधे घंटे के अंदर आने वाले थे। पहले से ही मेरे और खुशी में बहुत सारी समानताएं थीं, और अब मैंने देखा कि हमारे परिवारों में भी बहुत कुछ समानताएं थीं। दोनों ही धार्मिक किस्म के थे और साधारण ढंग से रहने वाले भी थे। उसकी माँ तो हर तरीके से लग रही थी। बातचीत के दौरान मैं अपनी नज़रें उठाता और चारों तरफ देखता, मानो खामोशी से उससे पूछ रहा हूँ कि उसकी बड़ी बहन कहाँ थी। थोड़ा धीरज से काम लीजिए, वह तैयार हो रही है, सिर्फ आपके लिए ही, उसने जवाब दिया और मुझे देखकर हंसने लगी। फिर उसने मेरे सामने एक प्लेट लाई। समोसा लीजिए। हाँ जी बेटा, लो ना, उसकी माँ ने इशरार किया, और यही सब चलता रहा। काजू ले लो, थैंक्स। यह आलू भुजिया लेकर देखी नहीं, प्लीज़ प्लीज़, बस बस, अब बहुत हो गया। इतना खाने से मुझे लग रहा था कि या तो कब्जियत हो जाएगी या फिर पेट पक्का ही खराब हो जाएगा। करीब 20 मिनट हो चुके थे और उस लड़की का कोई अता पता नहीं था जिसके लिए मैं यहाँ आया था। कमरे में हम सब आपस में बात कर रहे थे। बीच बीच में नीरू और गिरीश एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। अचानक अंदर से एक आवाज़ आई, नीरू ईरू, लो हो गई तैयार महारानी। नीरू ने अपनी कुर्सी से उठकर खुशी की ओर जाते हुए कहा। कुछ ही पलों बाद मैंने अपनी तरफ आती अलग अलग कदमों की आवाज़ सुनी। मेरी परी सम्मोहित कर देने वाले सूट में थी। गुलाबी रंग की कमीज, आसमानी रंग की पजामी और दोनों से मिलते रंग की चुन्नी जिस पर गोटे लगे थे, और चमकदार ईयररिंग्स। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, हाय। मैंने भी जवाब में हाय कहा। मैं आश्चर्य में था कि वह कितनी सुंदर लग रही थी। हमारे अंदर अब एक अलग तरह की हिचक थी सबके सामने बात करने की। फिर भी हम आगे बढ़े। उसने अपनी आंखों से पूछा कि वह कैसी लग रही थी, और मैंने कहा, तुम गजब की लग रही हो। थैंक यू, उसने कहा, और हमारे बीच शामिल हो गई। वह ठीक मेरे सामने बैठी थी। वह इस देसी ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही थी। मैंने सोचा कि कमरे में बैठा हर आदमी कुछ घंटे के लिए गायब हो जाए, जिससे हम एक दूसरे को देखते रह सकें। हम सब बात करने लगे। बीच बीच में वह अपनी चुन्नी ठीक कर लेती थी जो उसके बाई कंधे से सरक रही थी। अपनी मम्मी के कहने पर उसने कुछ काजू उठा ली। ढोकला और रसगुल्ला को उसने हाथ नहीं लगाया क्योंकि उससे उसकी लिपस्टिक खराब हो जाती। बीच बीच में वह यह देखने के लिए वह मुझे देख लेती कि सब लोगों के बीच में
इस तरह से देख रहा था। उसने चुपचाप मुझे मिन्नत की कि मैं उसके ऊपर से अपनी नज़रें हटा लूं, लेकिन मर्द तो हमेशा मर्द ही होते हैं। उसने मेरे ऊपर से अपना जादू कम करने के लिए मुझसे बातचीत शुरू की। कल तुम्हारी फ़्लाइट किस समय है? सुबह 7:30 बजे। ओह, तो फिर तुमको करीब 4:30 बजे होटल छोड़ना पड़ेगा। मुझे कल सुबह जल्दी उठना होगा। और हम सब कुछ देर तक बातचीत करते रहे। मैं तब तक बहुत सहज हो चुका था, सिवाय इस डर के कि कहीं कुछ और खाने के लिए ना कह दिया जाए। गिरीश जाना चाहता था। जैसे हमने एक गाड़ी की आवाज़ सुनी, वह कोच से उठ खड़ा हुआ। अमित जीजू आ गए, नीरू ने लगभग गाते हुए और दरवाजे की तरफ दौड़कर झांकने लगी। मैं और पुष्कर एक और मर्द के आने के बारे में पक्का कर लेना चाहते थे। अम्मी दी उसके सामने उसके साथ ही तो आई होगी, गिरीश बोला। और कुछ ही सेकंड में पुष्कर और अम्मी दी अंदर आ गई। डोरमेट पर अपने जूते पहुंचते हुए सब उसके स्वागत में ऐसे खड़े हुए जैसे उससे मिलने के लिए उतावले हों। वहाँ पर सबको देखकर मैं भी उठ खड़ा हुआ। वाह, घर के दूसरे द्वार का कितने गर्मजोशी से स्वागत हो रहा था। मैं अगला हूँ, ज़बरदस्त कंपटीशन है, मैंने अपने आप में सोचा। काले रंग के टॉप और नीले रंग की जीन्स में अम्मी दी कितनी प्रोफेशनल तरह लग रही थी। 21वीं सदी की औरत। उनकी जीन्स उस समय के अजीब फैशन के अनुसार थी, जिसमें लड़कियां अपने जीन्स को घुटने से ऊपर मोड़ कर रखती थी, जिससे जीन्स का अंदर का हल्का रंग दिखाई देता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि इसमें आखिर ऐसा क्या है। हम लोग स्कूल के दिनों में ऐसा तब करते थे जब हम कीचड़ में फुटबॉल खेलते थे। उनके चश्मे की फ्रेम स्टाइलिश थी और पीछे बाल बांधने का उनका अंदाज भी कुछ अलग था, एकदम मॉडर्न। कुल मिलाकर अम्मी थी आज की लड़की लग रही थी। जो चीज़ मुझे उनमें सबसे अच्छी लगने लगी थी वह सफ़ेद और लाल रंग की चूड़ियाँ, जिससे उनके दोनों हाथ भरे हुए थे। जाहिर है, ऐसे पता चलता है कि उनकी शादी इस साल हुई थी। रीति रिवाज के अनुसार जिस लड़की की नई नई शादी हुई हो, उसके हाथ में चूड़ियाँ कम से कम 1 साल तक रहनी चाहिए। पुष्कर को जाना पड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पेट फट जाएगा। इस बीच के रेस के लिए एक और फ़ोन आया और वह जिस तरह से क्लास सी की तरफ दौड़ा, हम समझ गए कि उसके डैडी का था। मैं उसे बस थैंक्स कह पाया, क्योंकि उसने यहाँ पहुँचने में मेरी मदद की। और उससे भी बढ़कर इतनी सारी महिलाओं के बीच पुष्कर के आने से पहले वही एक मर्द था। वह चला गया। बातचीत कुछ ही देर में खूब जमने लगी और मुझे ये समझने में आधा घंटा भी नहीं लगा कि पुष्कर अच्छा इंसान है। वह बहुत व्यवहारिक लगता था और वहाँ सारी महिलाएं उसके इस पहलू को लेकर बढ़ चढ़कर बोल रही थी। पता है, जीजू बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। उन्होंने खाना बनाना बहुत अच्छी तरह सीखा है, नीरू ने ऐसे गर्व से कहा मानो उसके जीजू स्टार प्लस पर एक कुकरी शो पेश करने जा रहे हों। लेकिन हाँ, अगर कोई मर्द बढ़िया खाना बनाना जानता हो और यह भी जानता हो कि डाइनिंग टेबल पर किस तरह से चम्मच कांटे रखे जाते हैं, तो हम इस धरती की 99.99% लड़कियों के लिए ड्रीम मैन होते हैं। बल्कि मुझे पक्के तौर पर लगता है कि कुछ अन्य ग्रहों पर भी अगर वहाँ की लड़कियाँ हो। नीरू ने जैसे ही यह टॉपिक छेड़ा, 2 मिनट भी नहीं लगे और पुष्कर ने कहा, वह महान हस्ती मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई। खुशी की मम्मी ने मुझे मेरे ऊपर एक बाउंसर फेंका। बेटा, आप खाना बना लेते हो? उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा। अगला भाग देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।